साथियों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सरकार कब गिरेगी। वहीं कोई लोग कहते हैं कि सरकार कितना गिरेगी, और गिरने और गिराने की इस पूरी प्रक्रिया में जब मामला इस पर पहुंच जाए कि ऑपरेशन लोटस की जो पूरी बुनियाद डाली गई ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को यानी सोमवार के दिन बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के पूरे खेल का पर्दाफाश होना है, अंतिम डेडलाइन तय करनी है। तो ठीक उसी समय में पीएम मोदी की एक ऐसे कारनामे जो इलेक्टोरल फंडिंग की, चुनावी फंडिंग की, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे को, उस पूरे प्रक्रिया को पूरे सफेद पोस्ट बनाने की एक ऐसा प्रक्रिया चलाया, ऐसा सफेद पोस्ट बनाया कि 3/4 रकम जो है एक ही तरफ गिर गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड जी, जिसमें पिछले 4-5 सालों के दरमियान जो पैसा पहुंचा, उसका 75 से 80% पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला। सभी भाजपा समर्थक और भाजपा बीजेपी विरोधी दलों को मिला करके अगर देखिएगा तो केवल 20 से 25% मिला, जो 17 से 83 करोड़ है। भाजपा के पास 5200 कुछ करोड़ रुपया है, यानी 3/4 रुपया जो है पैसा जो है भाजपा के अंदर आया। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की इतनी बड़ी कमी है ना, जिसमें लंबे समय तक सवाल किए जा रहे हैं उस पर, और अंततः एडीआर जैसे चुनाव को साफ सुथरा बनाने जैसी जो अच्छे संकल्प को लेकर के जो डेटा के साथ जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई एडीआर, तो 31 अक्टूबर से महाराष्ट्र वाली सुनवाई के ठीक अगले दिन इस पूरे प्रक्रिया को संविधान पीठ सुनने वाली है। संविधान पीठ को चेयर कौन करेगा? वहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 4 जज, संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब, यानी कुल मिलाकर के 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सरकार के इस कारनामे की सुनवाई करने वाली है। और बैक टू बैक सरकार को 2 बड़े झटके लगने की पूरी संभावनाएं बनती जा रही है। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ऊपर और 31 अक्टूबर के ऊपर जो जिस ऑपरेशन पर्दाफाश की पूरी जो नींव डाली गई थी, उस बुनियाद, उस नींव के ऊपर अपने तरीके से पर्दाफाश करने की कोशिश जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे एक परत दर परत जब आगे बढ़ेगी, तो यह भी बिल्कुल साफ हो जाएगी कि चंदा देने वाला कौन है, बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, और पैसा जो है किसका पैसा किसके मार्फत से जा कहां रहा है, पहुंच कहां रहा। न तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है, न ही कोई और इस बात को बता रहा है। तकरीबन करीब 6 साल पहले जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कितना हाई तौबा था, सरकार ने उसे व्हाइट तरीके से, एक नंबर के तरीके से इलेक्टोरल फंडिंग का जो है पूरा का पूरा नया रास्ता बना दिया। वो एक नंबर का जो जब नकाब उतरा ना, तो यही जाहिर हुआ, जो बिल पास हुआ ना, तो यही वहां पे क्लियर हुआ कि पैसा देने वाला का नाम बिल्कुल उजागर नहीं होना है। जिस पार्टी को पैसा दिया जा रहा है उसका नाम उजागर नहीं होगा, और जो पैसा दे रहा है वो पैसा उसका अपना है या किसी दूसरे का पैसा वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे रहा है या फिर जमा कर रहा है, वो अभी कभी सामने नहीं आएगा। इसके बावजूद भी जो चीजें कभी उजागर नहीं होगी, वो पैसा देने वाला व्यक्ति जो है इनकम टैक्स से एससीसी के तहत उस पैसे को, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों को दिखा करके राहत भी हासिल कर लिया। और इस तरह का जो कानून जो है, इस तरह का जो चंदे का जो खेल है, जो हमारे देश में जो लाने की जो कोशिश की गई, तो कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है, जहां डोनर का नाम किसी को पता नहीं होता, डोनर किसका पैसा लगाया ये किसी को नहीं पता होता, और पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया यह भी नहीं पता, लेकिन इनकम टैक्स में छूट जरूर उन्होंने पाया। तो इस तरीके से घालमेल वाले पूरे प्रक्रिया के अंदर वो भी पूरे चंदा एक तरफा दिखेगा। 3/4 से ज्यादा एक ही राजनीतिक पार्टी के हिस्से में जा रहा है। सबको यह डाउट होना बिल्कुल स्वाभाविक था, और इसी संदेह के कारण सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ इस मामले को जब सुनने वाली है, तो एक सवाल यहाँ पे और बड़ा हो जाता है। सवाल ये बड़ा होता है कि आने वाले समय में क्या हमारे देश में सरकार के कारनामों के सुप्रीम कोर्ट का सारा समय बीतेगा, या फिर चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे आधार को लिंक करने के मामले पे राइट टू प्राइवेसी का मामला हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वह कोई और मामला हो, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, धारा 370 के सेक्शन बी के साथ दिए गए 5 अगस्त 2019 का छेड़छाड़ का मामला हो, या फिर जो सरकार के द्वारा किए गए जो सार्वजनिक तौर पे काम, जो सुप्रीम कोर्ट जो पूरे 33 न्यायाधीशों की जो पूरी की पूरी जो बेंच टीम है, जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की क्षमता है, उसमें आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कितना समय बचता है?
इस देश में 1.5 दर्जन से ज्यादा संविधान पीठ बनी हुई, कितनी की सुनवाई हुई है, कितनी की होने वाली है, और आने वाले समय में भी कई तरह की संविधान पीठ गठित होने की संभावना है, उसकी भी आशंका जताई जा रही है। अगर संविधान पीठ में सरकार की वजह से मामले पहुंच रहे तो कहीं ना कहीं सरकारें संविधान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। सरकारें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ठोस को जो पूरी प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के कोई भी सम्मान जो कोर्ट है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस तरह का नहीं करता। कोई भी गोदी चुनाव आयुक्त बनाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रक्रिया इस तरह से नहीं बनाता। अगर दुनिया का कोई भी विधान या उसकी पूरी प्रक्रिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा देने की ऐसी कोई प्रक्रिया व्यवस्था, जिस व्यवस्था में सत्ता में बैठा हुआ शख्स जो उसके पास चंदा की रकम पहुंचे, ऐसे व्यवस्था का समर्थन या इस पूरे मकसद से कोई संविधान कभी नहीं बनाया जाता। कोई विधान ऐसा नहीं तैयार किया जाता। कोई भी संसद, कोई भी पार्लियामेंट बहुत ही कम समय के चर्चाओं के बाद इस तरह के कानून को पास करने की हिम्मत नहीं दिखा सकती। लेकिन वर्तमान समय में हिंदुस्तान के संसद के अंदर ये हो रहा है। संसद के भीतर यह भी हुआ, जो एक राज्य में विधानसभा भंग है, उस राज्य का गवर्नर जो है राष्ट्रपति को यह कहता है कि 370 के सेक्शन बी को डिवॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि चूंकि विधानसभा नहीं है, पॉपुलर मैंडेट से चुनी हुई सरकार नहीं है और संविधान सभा नहीं है, तो संविधान सभा को गठित करने का अधिकार जिस विधानसभा के पास है वह नहीं है। अगर उन दोनों के अनुपस्थिति में हम ही खुद तय कर सकते हैं अगर 370 का सेक्शन बी रहेगा या नहीं रहेगा, 35A रहेगा या नहीं रहेगा, और आंख मूंद करके राष्ट्रपति उसको जो उस पर साइन कर देते हैं और उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। फिर उसको जो है 12 घंटों के बाद कश्मीर को जो यूनियन स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने में 12 घंटे भी नहीं लगते, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने में की प्रक्रिया में जो लगभग पूरी कर ली जाती है उतना ही देर के अंदर। तो इस तरीके से जो किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश का संसद ऐसे नहीं चलता, और किसी भी देश के चुनाव प्रक्रिया जो ऐसी हरगिज भी नहीं होती जिसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई भी व्यवस्था हो, उस बॉन्ड एक तरफा किसी के पास जा रहा हो। 5271 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, चुनाव में खर्च बहुत होते हैं। वर्तमान समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में पानी की तरह पैसे बहा देते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को व्हाइट मनी कहते हैं। अगर उसको आंकड़े को जरा अगर 21 SD के तौर पे देखिएगा तो व्हाइट मनी में जो पैसा आता है ना, वो 1 नंबर के रास्ते से जिसे सरकार आया हुआ पैसा कहती है ना, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आता है, अगर वही पैसा जो है 75% से ज्यादा, मतलब 3/4 से ज्यादा केवल एक राजनीतिक दल के पास, बीजेपी के पास अगर आता हो, तो स्वाभाविक है कि सरकार की नीतियां भी वैसे ही बन रही है ना। ये क्लियर है। राइट मनी में, व्हाइट मनी के अंदर झुकी हुई जो पैसा है, अगर एक ही दल के पास इतना आ रहा है, तो ब्लैक मनी में जो झुका हुआ पैसा होता है, वो पैसा किस तरीके से एक तरफा झुका हुआ होता है। कॉर्पोरेट चंदा देता है, याद नहीं, ये पीएम मोदी के दौर में नहीं बल्कि इससे पहले के समय में भी, लेकिन कॉर्पोरेट के चंदे को लेकर के जो है एक तरह की अघोषित ट्रांसपेरेंसी, ऐसी अघोषित पारदर्शिता की स्थिति रही है जो सभी पॉलिटिकल पार्टी इसी चंदे में भागीदार होते हैं, थोड़ा कोई कम कोई थोड़ा ज्यादा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि चंदे के पूरी बुनियाद जो है एक राजनीतिक दल अपने पक्ष में करे। चंदा का पूरा खेल जो है, सियासी फंडिंग का पूरा खेल जो है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लोगों से लिया गया पैसा का पूरा खेल जो है, इतना एक तरफा हो, ये सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ बनाने की जरूरत पड़ गई। स्टेट बैंक के कर्मचारी से जाकर के पूछ लीजिए, स्टेट बैंक के अंदर जिस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की खरीद बिक्री की जाती है, वहां जाकर के अगर आप बात कीजिएगा, कोई कर्मचारी अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, सबको नौकरी करना होता है। आप चंदा देने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए अगर किसी को जानते भी है ना, जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा हो, आप उससे जाकर के बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं दहशत में जी रहा है। और सिवाय इनकम टैक्स के वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर फरवरी मार्च के महीने में जब वो रिटर्न फाइल करता होगा ना, या जुलाई के महीने में जब वो रिटर्न फाइल करता होगा, तो उस समय में उस अवधि को अगर आप छोड़ दीजिएगा ना, तो शायद वो किसी को उसके कंप्यूटर, उसके लैपटॉप्स, उसके स्कैनर, उसके सिवा किसी और को नहीं पता होगा कि उस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 80C के तहत जो इनकम टैक्स का फायदा उठा लिया। और जब ट्रांसपेरेंसी का इतना बड़ा अगर अभाव है, लोकसभा चुनाव सर पर है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, तो इस समय में सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो निश्चित ही तौर पर मामला बहुत संगीन हो सकती है। एडीआर ने आरोप लगाया था, एडीआर ने पहले भी कई तरह के राजनीतिक पॉलिटिकल भ्रष्टाचार के
एक तरफा राजनीतिक इलेक्ट्रल जो बॉन्ड, जो चुनावी प्रक्रिया के अंदर धांधलियों के जो पैसा का जो खेल होता है, इस सब के भीतर इन सब से जुड़े हुए तमाम ऐसे मामले को लेकर के समय पे आकर के उजागर किए हैं, बाहर दिखाए हैं, जिसको इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने भी इसको आगे बढ़ाने पे मजबूर हो गया। नरसिंह राव का दौर, जब वहां पे एक फोटो पहचान की दौर की बात हुई, अमली जामा पहनाना जब वहां पे शुरू हुआ था, उस समय की बात याद कर लीजिए, जब जेम्स माइकल लिंदो और टीएस कृष्णमूर्ति का दौर, उस समय जब जेम्स माइकल लिंदो से सीधे तौर पे गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिड़ गया था, अपनी सभाओं में तंज किया करते थे। उनके समय से जो प्रतिक्रिया जब आगे बढ़ी, उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए, चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा जो है एफिडेविट के रूप में डालना मजबूरी बन गया, वो मैंडेटरी कर दिया गया। उसके जो है संपत्ति के रिकॉर्ड का ब्यौरा डालना बिल्कुल मजबूरी कर दिया, एकेडमिक रिकॉर्ड का ब्यौरा डालना बिल्कुल मजबूरी कर दिया गया। यही एकेडमिक रिकॉर्ड का जो ब्यौरा, कोई कौन कितना पढ़ा लिखा है या कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है, या किसकी डिग्री बिल्कुल फेक है, आज कई को गले की फांस जो बन गई है। डिग्री के ऊपर जब सवाल जब होती है, जब जिस पद पे, शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग, डिग्री का सवाल हाई कोर्ट के तक पे पहुंचता है, डिग्री का सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता है, उस डिग्रियों के सवाल को लेकर के जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की संसद की सदस्यता तक अगर जा सकते हैं, तो मामले को लटकाने का दौर शुरू हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले के भीतर भी यही हुआ। लेकिन जरा आप याद कर लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी स्कूल की डिग्री नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मौजूदा समय के अंदर वो एक ऐसा पैरामीटर है, एक पैमाना है, जो व्हाइट मनी के रूप में किसे कितने पैसे मिले हैं और व्हाइट मनी के रूप में किस राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे आए। जब इस मामले में पूरा अगर मामला एक तरफा दिखाई दे, बीजेपी के हाथ में बिल्कुल एक तरफ दिखाई दे, तो बीजेपी को मिलने वाले वोट प्रतिशत जो है, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मिलने वाले जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों की अगर बात करें तो बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगी। 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के बाद कितने मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के पास, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा जो हालात बन रहा है फिलहाल, अगर बड़े राज्यों की बात करें तो यूपी, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री होंगे, जहां से 120 लोकसभा सीटें आती है, और इसके अलावा 20 लोकसभा सीट छोटे राज्य से होंगे जहां भाजपा की सरकार है। कुल 150 लोकसभा सीटें ऐसी होंगी जहां पे 3 दिसंबर के बाद जहां भाजपा के मुख्यमंत्री काबिज होंगे। लेकिन 543 के घर वाले सदन के अंदर 150 सीटों वाले काबिज पार्टी के पास, केवल 30% लोकसभा सीटों में काबिज पार्टी के पास जो है, अगर 75% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पहुंच रहा है, तो सवाल यहाँ पे उठना जरूरी हो जाता है। लोगों के कान जो है खड़े होते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे इस समय में, जरा लोकसभा सांसदों की संख्या के ऊपर गौर कीजिएगा। 543 के घर में 303 का बीजेपी के पास आंकड़ा है, करीब 54%, 54-55%, लेकिन पैसा मिलता है 75%, 80% तक। मिलने वाले वोट जो 2014 के अंदर जो वोट मिले थे बीजेपी को, 31% वोट, 2019 में बीजेपी को 37 या 37% करीब वोट मिले थे। लेकिन 37% वोट पाने वाले जो पार्टी है बीजेपी, उसके 37% से दुगुना से ज्यादा, यानी 74% उसका दुगुना होता है 37 का, उससे भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम बीजेपी के पास आती है। तो जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के पास जब परतें खुलेगी तो किस दिशा में ये आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के सत्ताधारी के अंदर चिंता है, सत्ताधारी सरकार के अंदर उन जमातों में चिंता है जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया, पूरी खेल की प्रक्रिया को तैयार किया। क्योंकि खेल की प्रक्रिया को तैयार करने वाला का एक जो है नमूना जो है ना, 29 अक्टूबर को एक फैसला आएगा, वो दिखेगा। जो भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय के सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम आलोचना हो चुकी है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर की बेंच ने उस पर फैसला देना पड़ गया था, और यह कहना पड़ा कि उद्धव ठाकरे की सरकार यदि इस्तीफा नहीं दी होती तो उस सरकार को हम बहाल कर देते। तो हालात यहाँ पर जब जाकर के खड़े हो गए हो, तो उस समय में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच 31 तारीख से जो सुनवाई करेंगे ना, और उम्मीद करते हैं कि 5-10 हेयरिंग से ज्यादा उस पर ज्यादा होगी नहीं। उम्मीद इस बात की भी है कि फैसला जो है ना नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरुआत में आ जाएगा। इस वजह से भी ये उम्मीद है कि मौजूदा समय में प्रदेश चुनाव के दौरान जो है ईवीएम का सवाल, ये सारे सवाल ऐसे मुद्दे जो है ना, कि जो मुद्दों को लेकर के जो मन के अंदर जो आशंकाओं का जो आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और ये आशंकाओं का जो है ना निर्वहन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है। सवाल यहाँ पर घूम फिर करके इतना ही आती है, जो कि एक एक परत
मुद्दे दर मुद्दे, मामले दर मामले जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे सरकार की जो है कहीं ना कहीं पूरी छीछालेदार की नौबत हो रही है। तो इस समय जरूर उस समय को भी याद कर लीजिए जब बीजेपी की इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 16वां संविधान NJSCP जो पारित करवाया, उस संविधान संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सिरे से खारिज कर दिया। उसको भी जरा याद कर लीजिए आप। जब इसी भारत देश के 2 राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अरुणाचल प्रदेश के नवमपेटी सरकार को भी बर्खास्त सरकार को बहाल किया था, हरीश रावत के बर्खास्त सरकार की भी बहाल कर दिया, उसको भी काम ऐसा। तो न्यायालय ही वो जगह बच गई है जहां पे मौजूदा समय में आम लोगों को भरोसा कायम है। इसी बुनियाद के ऊपर, इसी बुनियाद को बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर के वो दिन, वो तारीख, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकता है जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई शुरुआत होगी। आने वाले समय में क्या होता है देखते रहिए, जो भी होगा बैक टू बैक 30 और 31 को जो होगा ना, उस पर भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या होने वाली है, पल पल की खबरें जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए